नमस्कार दोस्तों। आइए, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें अब तक हमने पढ़ा कुछ राजवंशों के बारे में, नए नए राजवंशों के उदय के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में और उनकी प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में। सो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वारफेयर और वेल्थ, जो कि है वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। सो यू मे हैव नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जितने भी ये शासक थे, जितने भी ये राजवंश थे, यह किसी भी एक विशेष क्षेत्र में ही इनका शासन करने का आधार होता था। एट द सेम टाइम, उसी समय दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, यह दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करना चाहते थे या नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। इसका एक विशेष रूप से जो वांछनीय क्षेत्र था वह था सबका गंगा घाटी में कन्नौज क्षेत्र। सबकी जो इच्छा होती थी जिस क्षेत्र पर कब्जा करने की और नियंत्रण करने की, वह होती थी गंगा घाटी में कन्नौज शहर पर करने की। आइए दोस्तों, 4 सेंचुरीज, सदियों से रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। सदियों से जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के राजा थे, शासक थे, वह आपस में लड़ते रहते थे। किसके लिए? कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, 3 पार्टीज थी। हिस्टोरियंस, इसलिए इतिहासकारों ने ऑफन डेस्क्राइब इट एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इतिहासकारों ने इनको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में बताया है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णन किया है। एज वी विल सी पेज 62 to 66, जैसे हमने अभी ये देखा या देखेंगे, हम देखेंगे रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, कि जो शासक होते थे यह अपनी सत्ता और अपने संसाधन, पावर, सत्ता, रिसोर्स, संसाधन, अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करते थे। कैसे? बड़े बड़े मंदिरों को बनाकर। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अदर्स किंगडम, इसलिए जब वे लोग एक दूसरे के राज्य पर हमला करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, तो वे प्राय उन मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया करते थे। विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि उस समय बहुत अधिक संपन्न होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस, इस बारे में हम लोग चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे। आइए, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अब ये सुल्तान क्या होता है? सुल्तान इज एन अरबिक वर्ब। सुल्तान जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रूलर, शासक। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच, इनमें से एक व्यक्ति, एक शासक जिसका नाम सुल्तान महमूद था, जो गजनी का शासक था अफगानिस्तान से। ही रूल्ड फ्रॉम, उसने शासन किया 997 से लेकर 1030 तक, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि 33 साल उसने शासन किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल, और उसने अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था, फैला लिया था। कहाँ तक? सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट तक, ईरान तक, नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी पार्ट किसका? हमारे उपमहाद्वीप का। ही रेडेड, उसने हमला किया
कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल उसने हमारे उपमहाद्वीप पर हमला किया। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, उसका जो निशाने होते थे वह यहाँ के धन संपदा से परिपूर्ण मंदिर होते थे, जिसमें कि आपका सोमनाथ भी शामिल है। और सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। और जो सुल्तान ने यहाँ से धन लूटा था, जो सुल्तान ने यहाँ से धन लूटा था, उसका इस्तेमाल उसने कहाँ पर किया? अपनी वैभवशाली राजधानी को बनाने में। कहाँ पर? गजनी में। कहाँ पर किया? गजनी में वैभवशाली राजधानी को बनाने में उसने उस पैसे का इस्तेमाल किया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड and entrusted a scholar named Alberoni to write an account of the subcontinent. अब वह उन लोगों के बारे में जानना चाहता था जिसको उसने जीता था। वह उन लोगों के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक था, या जानना चाहता था, या जानने की रुचि होती थी जिसको उसने जीता था। एंड ए स्कॉलर नेम्ड अल्बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और इसके लिए उसने यह सारा काम अपना एक विद्वान को सौंपा था। उस विद्वान का नाम क्या था? अल ब्रूनी। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम था अल ब्रूनी। को उसने काम सौंपा कि इस उपमहाद्वीप के बारे में और उन लोगों के बारे में वह एक लेखा जोखा लिखे। दिस अरबिक वर्क known as the किताबुल हिंद remains an important source for historians। और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद किसने लिखी दोस्तों? याद होना चाहिए। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल-ब्रूनी ने, जो कि एक अरबी विद्वान था। और यह जो किताबुल हिंद है, यह बहुत मदद करती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, स्रोत पदक होती है किसके लिए? इतिहासकारों के लिए। किसके लिए? इतिहासकारों के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अल-ब्रूनी ने इस लेखे जोखे को लिखने के लिए परामर्श भी लिए। किससे? जो संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वानों से उसने इस लेखे जोखे को लिखने के लिए परामर्श भी किए। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूड द चाहमानाज, लेटर नोन एज चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। दूसरे भी राजा थे जो कि इस युद्ध में लगे रहते थे, जो युद्ध में हमेशा व्यस्त रहते थे, जैसे कि आपका चाहमानाज। क्या है? चाहमानाज, जिनको बाद में चौहान कहने लगे। उनका शासन कहाँ तक था? उनका शासन दिल्ली और अजमेर के में फैला हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली और अजमेर के चारों तरफ फैला हुआ था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड टू द ईस्ट। उन्होंने प्रयास किया था अपने शासन को, अपने नियंत्रण को फैलाने का। कहाँ तक? पश्चिम में और पूरब में। पश्चिम में और पूरब में। पश्चिम में कहाँ पर? वेयर देवर अपोज, जहाँ का विद्रोह हुआ बाय द चालुक्याज। किसके द्वारा? चालुक्य के द्वारा उनका विद्रोह हुआ गुजरात में। और गहाडवालाज, क्या है? गहाडवालाज ने उनका अपोज किया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। द बेस्ट नोन चाहमना, सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ चाहमना में, वह कौन था? वह था हमारा पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से लेकर 1192 तक शासन किया। कब से कब तक किया दोस्तों? याद रखना, 1168 से लेकर 1192 तक। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गोरी,
जिसने हराया था 1191 में किसको? अफगान शासक को, जिसका नाम क्या था? सुल्तान महमूद गोरी। सुल्तान महमूद गोरी को 1191 में इन्हीं पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। बट लेकिन अगले ही साल लॉस्ट टू हिम द नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गोरी ने इन्हें हरा दिया और इनका वहाँ पर देहांत हो गया था। कब? 1192 में उसने इनको मार गिराया था। आइए दोस्तों, एक क्लोजर लुक द चोलाज, एक सूक्ष्म दर्शन या नज़दीक से एक नज़र डालते हैं किस पर? चोलाज पर। किस पर दोस्तों? चोलाज पर। तो ये देखिए, यह है चोलाज का शासन। क्या है? चोलाज का शासन। ये थोड़ा नीचे पांड्या है, थोड़ा सा नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे कलिंग है आपका, ये यहाँ चालुक्याज हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर। क्या दोस्तों? फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? कि चोला एक शक्ति, एक सत्ता के रूप में कैसे उभरे? चोलाज एक सत्ता के रूप में कैसे उभरे? ए माइनर चीफली फैमिली, ए माइनर चीफली फैमिली known as the मुतरैयर held power in the कावेरी डेल्टा। क्या है? एक छोटे से मुखिया के परिवार, एक छोटे से मुखिया के परिवार जिसका नाम क्या था? मुतरैयर। क्या नाम था? मुतरैयर, जो कि एक छोटे से मुखिया के परिवार से था। उसकी सत्ता थी कहाँ पर? कावेरी डेल्टा पर। कहाँ पर? कावेरी डेल्टा पर। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। वह माथत थे, सबॉर्डिनेट थे, सहयोगी थे किसके? कांचीपुरम के पल्लव राजा के। किसके? कांचीपुरम के पल्लव राजा के। विजयालया हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उदयपुर। और विजयालया यह कौन था? यह थे हमारे एक पुराने, किससे? प्राचीन मुखिया परिवार से। किसके? उदयपुर के चोला से। उदयपुर के चोला से मुख्य परिवार से थे, प्राचीन मुखिया परिवार से थे विजयालया। कहाँ थे? विजयालया कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुतरैयर इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। और इस विजयालय ने 9वीं सदी में, मध्य में, 9वीं शताब्दी के मध्य में, 9वीं सदी के मध्य में मुतैयर से इस डेल्टा को जीत लिया। क्या किया? मुतैयर से इस डेल्टा को छीन लिया, कब्जा कर लिया या जीत लिया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भसूदिनी देयर। और इसी विजयालय ने वहाँ पर, कहाँ पर? जो उदयपुर था वहाँ पर एक नया शहर बसाया जिसको तंजावुर का नाम दिया गया। और वहाँ पर एक देवी का मंदिर बनाया। और कौन सी देवी का मंदिर बनाया था? निशुम्भसूदिनी का। किसका मंदिर था? निशुम्भसूदिनी का। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालया कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड द पावर। इसके जो उत्तराधिकार थे, विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने आसपास के काफ़ी क्षेत्रों को जीता, आसपास के काफ़ी क्षेत्रों को जीता और अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और अपने साम्राज्य को बढ़ाया और अपनी सत्ता को भी बढ़ाया। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज, जो पांड्या की और पल्लवा का क्षेत्र था, पांड्या का और पल्लव का क्षेत्र था कहाँ पर? साउथ और नॉर्थ में। मतलब पांड्यन का साउथ में था, पल्लवा का नॉर्थ में था। वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम, यह भी इसी साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे, यह भी इसी साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। राजराज फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर became king in 985 and expanded control over most of these areas। राजा राम फर्स्ट, जिसको माना जाता है चोला शासक का सबसे शक्तिशाली
राजा। राजराजा फर्स्ट को, जिसको चोला शासक में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ये राजा बने 985 में 985 में एंड एक्सपेंडेड, और इन्होंने बहुत अधिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण फैला लिया था। बहुत अधिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण फैला लिया था। ही आल्सो रिओर्गनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, इन्होंने अपने साम्राज्य का प्रशासन भी पुनर्गठन किया। इन्होंने अपने प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज सन राजेंद्र फर्स्ट, राजराज का बेटा राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, उसने इनकी नीतियों को जारी रखा। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, और उसने कब्जा किया या उसने युद्ध किया या उसने हमला किया गंगा घाटी पर, श्रीलंका पर, और कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर। डेवलपिंग है, उसने अपनी एक नौसेना, डेवलपिंग ए नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन, उसने इस अभियान के लिए अपनी एक नौसेना भी, जल सेना भी बना ली थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है दोस्तों। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, स्प्लेंडेड टेम्पल्स भव्य मंदिर एंड ब्रोंज स्कल्पचर, तो कांस्य की मूर्तिकला। क्या है दोस्तों? भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर, वैभवशाली मंदिर, और ब्रोंज स्कल्पचर, कांस्य की मूर्तिकला। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम, बड़े बड़े जो मंदिर थे तंजावुर के या गंगईकोंडा चोलापुरम के, बिल्ट बाय, वह बनाए गए थे किसके द्वारा? राजराज और राजेंद्र के द्वारा। वह क्या थे? आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, वे एक स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार जैसे हैं। वे स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार जैसे हैं। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रीव अराउंड देम, जो चोला मंदिर हैं वे प्राय केंद्र होते थे उन बस्तियों के जो उसके चारों ओर फैली होती थी। चोला टेम्पल प्राय केंद्र होते थे उन बस्तियों के जो उनके चारों ओर फैली होती थी। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यह शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र होता था। यह शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र होता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, जो मंदिर होते थे वह संपन्न होते थे भूमि से, और भूमि कहाँ से मिलती थी? दूसरे शासक के द्वारा या किसी और व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो दूसरे लोग हैं या दूसरे शासक हैं उनसे जमीन मिलती थी और उससे हमारे जो मंदिर थे वह संपन्न होते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, इस भूमि की उपज से went to maintain all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, तो उस मंदिर की उपज से वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते थे, वहाँ पर रहने वाले जो विशेषज्ञ होते थे, उनको निर्वाह करने में खर्च मिलता था या इस भूमि की उपज उन पर खर्च की जाती थी। और वह कौन थे? जो उस मंदिर में काम करते थे या उसके आसपास रहते थे, जैसे प्रीस्ट, पुरोहित, गार्लैंड मेकर्स, मालाकार, कुक्स, बावर्ची, स्वीपर्स, वहाँ पे साफ सफाई करने वाला, म्यूजिशियन, संगीतकार, डांसर, नर्तकी, एक्सेट्रा, और ये सब लोग। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में जो मंदिर होते थे, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर सिर्फ पूजा और पाठ करने के लिए नहीं थे, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र होते थे।
Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. इन सभी शिल्प कार्यों में जो भी मंदिर से जुड़ी हुई इन शिल्प कार्यों में सबसे विशिष्ट, सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण जो कला होती थी वह होती थी ब्रोंज इमेजेस का बनना। क्या होती थी? ब्रोंज इमेजेस का बनना, कांस्य प्रतिमाओं का बनना। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो चोल की कांस्य प्रतिमाएं होती थी वह पूरे संसार में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, जिसमें कि लगभग सभी मूर्तियां देवी देवताओं की होती थी। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, कभी कभी उनके भक्तों की मूर्ति भी बनाई जाती थी। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और आपको इसको अच्छे तरीके से समझना भी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग अपने व्हाट्सएप पर या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय दोस्तों।